यूजीसी नेट फर्स्ट यूनिट 10 और यूनिट 10 के आज हम पढ़ने वाले हैं हायर एजुकेशन के एमसीक्यू 40 क्वेश्चन। इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं और टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखने के लिए यहाँ पर हम एमसीक्यू क्लास में जो आज हमारा ये क्लास है पार्ट 2 है, यानी कि उच्चतर शिक्षा जो प्रणाली है उसमें से। ठीक है, इससे पहले और भी बहुत सारी क्लासेज हैं जो मैं करवा चुकी हूँ, थ्योरी भी करवा दी है, 20 प्रैक्टिस सेट मैंने ओवरऑल जो सब्जेक्ट है उसमें से करवा दी हैं। ठीक है, जो भी सिलेबस है। और अब जो पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट वाइज में यहाँ पर थ्योरी मतलब एमसीक्यू है जो कि करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो बच्चे रेगुलर नहीं देखते हैं, ठीक है, उनको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूर बताना ही पड़ता है। तो चलेंगे मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा 1962 में नियुक्त की गई उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसे शिक्षा के सभी चरणों में लड़कों और लड़कियों की पाठ्यचर्या के विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। यानी कि लड़के और लड़कियों के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनमें विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। 1962 में नियुक्त की गई थी। कौन सी समिति थी, है ना? तो कौन सी समिति थी जिसे कहा गया था? ये थी भाई, एक सेकंड भाई, ये थी हंसा मेहता समिति। ठीक है, हंसा मेहता समिति को सभी चरणों में लड़के और लड़कियों की जो पाठ्यचर्या है उसमें विभेदन की जांच करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान में भारत में अनुसंधान और नवाचार पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में जो भी अनुसंधान यानी कि रिसर्च के काम पर जो भी या नवाचार में जो भी व्यय हो रहा है वो हमारी सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो ये है 0.69%। ठीक है, 0.69% खर्च किया जा रहा है, जो कि विकसित देशों की तुलना में अभी बहुत कम है। निम्नलिखित में से महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व समान होने चाहिए, लेकिन सभी मामलों में सामान्य रूप से समरूप नहीं होने चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है? तो किसने कहा था कि महिला शिक्षा पर बल देने वाले किस समिति ने कहा था? महिला और पुरुषों की शिक्षा में अनेक तत्व मतलब कुछ तत्व हैं जो कि समान होने चाहिए, लेकिन हर मामले में सभी मामलों में कुछ चीज़ें हैं जो कि समरूप नहीं होनी चाहिए, है ना? तो जो कि वर्तमान में हो रहा है। तो ये किस समिति ने कहा था? कस्तूरी रंगन समिति, राधा कृष्णन आयोग, आनंद कृष्णन समिति या फिर कोठारी आयोग ने कहा था? किसने कहा था ये, किसने कही थी ये बात? तो ये कही थी राधा कृष्णन आयोग ने। ठीक है, ये किसने कहा था? राधा कृष्णन आयोग के द्वारा ये बात कही गई थी। कुछ मामलों में समानता होनी चाहिए, लेकिन हर मामले में समानता होना जरूरी नहीं है। एनआईडीआई का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है एनआईडीआई। तो एनआईडीआई का अगर हम पूर्ण रूप यहाँ पर देखते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 1857 में पारित समावेशन अधिनियम के किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर आधारित कोलकाता, बम्बई और मद्रास के विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो 1857 में जो अधिवेशन पारित हुआ था उसमें किस विश्वविद्यालय के प्रतिरूप पर कोलकाता, बम्बई और मद्रास की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड या लंदन यूनिवर्सिटी? तो ये लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ही कोलकाता, बम्बई और मद्रास में जो विश्वविद्यालय पहले स्थापित किए गए थे वो इसी के आधार पर किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार ये माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह उसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करें? ये किसने माना था कि सरकार के द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट और हार्दिक समर्थन देना चाहिए? तो द वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था शायद, है ना? और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसी को कहा जाता है, द वुड्स डिस्पैच को। और इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार पर दबाव डाला था। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था?
तो शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1990, 92, 87 या फिर 96? तो ये किया गया था 1992 में। ठीक है, 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी उसको बाद में संशोधित किया गया था 1992 में, यानी कि 92 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाई आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो। आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, और इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ पेपर फर्स्ट के लिए, शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं मिलेगा। इतने अच्छे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट वे में आसान तरीके से मैं समझा रही हूँ आपको। तो प्लीज़ कम से कम एक सब्सक्राइब और शेयर तो आपको करना ही चाहिए, है ना। ये इतना तो ड्यूटी आपकी भी बनती है। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर जो विश्वविद्यालय बनाए गए थे वो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में बनाए गए थे। कहाँ पर बनाए गए थे? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। इसमें हैदराबाद और बनारस शामिल नहीं है। क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? क्षेत्र विषयक कौशल परिषद किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? नीति आयोग, भारतीय मानक परिषद, केंद्रीय शिक्षा विभाग या फिर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा ये उद्भावित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक निकाय है? इनमें से कौन सा आयोग है जो कि सर्वोच्च सलाहकारी और गैर सांविधिक है? नीति आयोग, एनसीटीई, एआईसीटीई या एमसीआई? तो इसमें से जो नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है? ये सर्वोच्च सलाहकारी है, यानी कि सरकार के सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है। इसको योजना आयोग नाम था, 2015 में इसको नाम दिया गया नीति आयोग। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो वर्तमान के पीएम होते हैं। ठीक है, जब पहले जवाहरलाल नेहरू थे वो बने थे, उसके बाद जो भी जिस टाइम पर प्रधानमंत्री बनते हैं वही इसके भी अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो श्री हुमायूं कबीर, श्री सी.डी. देशमुख, श्री एम मूलगांवकर या मूलचंद शर्मा? तो देखो 1953 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें शांति भटनागर, है ना, शांति भटनागर के नाम से इसके अध्यक्ष रहे थे। लेकिन उसके बाद 1956 में जब से इसको मतलब कंप्लीट काम करने का दर्जा मिला था, तब से हुमायूं कबीर इसके क्या थे? अध्यक्ष बन चुके थे। किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो संसद के किस मतलब अधिनियम के द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, 1987 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट। देखो मैं भी थोड़ा फास्ट ही चलती हूँ, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, लेकिन आप जितनी जो क्लास होती है उसको कम से कम पूरा वॉच किया करो। ठीक है, इससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, बल्कि मुझे भी होगा। ठीक है, तो आप पूरी क्लास देखा करो, आपका नुकसान कहीं नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं भी बहुत बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करती। गेट्स यानी कि गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण किसके विभाग के द्वारा किया जाना है? तो ये किया जाना है वाणिज्य एवं व्यापार विभाग के द्वारा। ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था, किसके रूप में जाना जाता है? प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र था, तो ये था नादिया विश्वविद्यालय। ठीक है, ये नादिया विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया था? प्रतिभा पलायन की समस्या पर किसने ध्यान दिया था? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या फिर सार्जेंट आयोग? तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर किसके द्वारा ध्यान दिया गया है? तो ये दिया गया है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ये सभी को पता होगा, संस्कृत था।
ई पाठशाला किसकी पहल है? यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या फिर एनसीटीई? तो ये हमारी जो पहल है ई पाठशाला, ये एनसीईआरटी की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पाठ्यचर्या कार्यक्रम 10+2+3 क्षेत्र के संरचना को सामान्य कर के रूप में परिकल्पित किया था? तो ये किसके किसके द्वारा किया गया है? कोठारी आयोग, सिन्हा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो ये किया गया था भाई कोठारी आयोग के द्वारा, जो कि 1964-65 के अंदर आई थी। नेक्स्ट यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को क्या कहा जाता है? संघीय विश्वविद्यालय, यूनिटरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज इसको कहा जाता है संघीय विश्वविद्यालय। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, तो ये शिमला के अंदर है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? उसे वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं। ये राज्यसभा की बात हो रही है, तो क्या राज्यसभा को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं? तो बिल्कुल वही शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। देखो, राज्यसभा को तो भंग नहीं किया जा सकता, ये तो स्थायी सदन है ना। तो इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा? कौन से कथन सही नहीं है? एक मिनट, इसमें भाई नहीं पूछा है, नहीं नहीं है ना, नहीं। तो इसमें ये सारे ही नहीं है, नहीं पूछा है, मुझे लगा इसमें है। चलो कोई नहीं, है कई बार ना यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है ध्यान से, जब हम नहीं पढ़ते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो इसमें ए बी सी और डी, देखो ना तो इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है, ना ही ये धन विधेयक को संशोधित कर सकता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता है, और वही शक्तियाँ प्राप्त नहीं है जो कि लोकसभा को हैं। तो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी और को हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन है जो कि सही है? तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। तो क्या राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है? नहीं है, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये तो ये कथन सही पूछा है ना। हाँ, विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्राप्त है। देखो इसमें सही पूछा है, बस सही बताना है हमें, ठीक है, नहीं नहीं पूछा है। तो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। वो सिर्फ विधानसभा को ही भंग कर सकता है। और राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है उसकी नियुक्ति। तो ये इसके हाथों में नहीं होती राज्यपाल के में। मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त नहीं है राज्यपाल को, और उनके पास राजनयिक शक्तियाँ हैं, तो ये नहीं है, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन इसके नहीं है, ये सही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षा उपाय प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 371A, ठीक है, 371A इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसी को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है और कोई नहीं हटा सकता? राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर राजकीय लोक सेवा सदस्य आयोग का सदस्य, एडवोकेट जनरल, या फिर राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति। तो देखो ये तीनों ही राज्य से संबंधित हैं, तो इनको केवल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाता। राजकीय लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है, ठीक है, राजकीय लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है उसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है अपने पद से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? असत्य पूछ रहा है आपसे। भारत में संसद सर्वोपरि है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है, बिल्कुल है भाई।
है ना, वो तो है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। केंद्र तथा राज्य में शक्तियों का बंटवारा है। तो देखो इसमें तीनों ही ये तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट है ना, भारत में संसद सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सर्वोपरि माना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है? तो निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में लिखा है? तो ये 324, ठीक है, 324 वाला जो अनुच्छेद है उसमें निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्र का मुखिया होता है, सरकार का मुखिया होता है, राज्य तथा सरकार दोनों का मुखिया होता है। तो ये दोनों का मुखिया नहीं होता, सरकार का भी मुखिया नहीं होता, ये राष्ट्र का मुखिया होता है। ठीक है, किसका? राष्ट्र का मुखिया होता है पूरे भारत का। मतलब अगर कहें तो प्रथम राष्ट्र नागरिक कौन है, तो वो राष्ट्रपति होता है। और राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय यानी कि यूजीसी की बात कर रहा है। यूजीसी की स्थापना कब और किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, जो कि 1948 सैंतालीस 48 में ये आयोग बना था। लेकिन इसने तब सुझाव तो दे दिया था, लेकिन जो स्थापना हुई थी ना वो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, किस चीज़ की शपथ लेता है? भारत के प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, या देश के संविधान और कानून को सुरक्षित, संरक्षित एवं प्रतिरक्षित करने की। इसमें सारी बातें आ गई। जो ऊपर के तीन कथन है ना वो तीनों के तीनों इसमें समाहित कर दिए गए हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? तो मौलिक अधिकार के रूप में अगर हम बात करें तो निजता का अधिकार किसमें अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किसमें, निजता का अधिकार किसमें आता है? तो ये आता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। निज का मतलब होता है अपना, ठीक है, और जीवन और व्यक्तिगत अपने से संबंधित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संसद का सत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत मतलब बुलाया जाता है। तो संसद का जो सत्र है, ये इसकी जो बैठक है वो 6 माह में, 6 माह से ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होना चाहिए। बैठक होना बहुत ही जरूरी होता है, और इसे आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, पर ये 1953 में हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल स्थायी सदन है, सही बात है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये तो गलत हो गया, है ना, ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ऐसी तो बात नहीं है, नहीं करती है, करती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये करती है ना, स्थानीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। ये ध्यान से पढ़ो एक बार, और क्या कह रहा है, राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, बाध्यकारी नहीं होता है किसी चीज़ में भी, मतदान में तो बाध्य है ही नहीं। तो बी और सी इसके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा कह रहा है कि राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है और उनसे भी प्रतिनिधित्व है राज्यसभा के अंदर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। NIOS, NCTE, AICTE, NCVET, तो इनका वर्क क्या है वो बताना है, किससे संबंधित है, किसकी शिक्षा से संबंधित है। तो NIOS की अगर हम बात करें तो NIOS जो है ये दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा ये पास में है। NIOS किससे संबंधित है, मैं इसके पीछे लिख देती हूँ, NIOS दूरस्थ शिक्षा से संबंधित है। NCTE की अगर हम बात करें तो ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, NCT और E। ठीक है, और AICTE ये किससे संबंधित है, तो ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। AICTE किससे संबंधित है, AICTE।
और अगर बात करें तो NCVET ये व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब एक बार इनको और ध्यान से देख लेना। NIOS दूरस्थ शिक्षा यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो हम घर बैठ करके बस पढ़ते रहते हैं, वो होती है, वो उसको करवाता है NIOS। NCTE टीचर ट्रेनिंग से संबंधित है। AICTE टेक्निकल यानी कि जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन है उससे संबंधित है। और NCVET ये प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं, सही बताने हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधि मान्य कर दिया गया है। ये क्या कह रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा भारत में डिजिटल शासन को विधि मान्य कर दिया गया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। IT अधिनियम भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायिकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। IT अधिनियम जो है वो भारत में प्रशासनिक सुधारों के सांप्रदायिकरण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। डिजिटल शासन नौकरशाही लाल फीताशाही को नियंत्रित करने में एक वरदान है। तो जो डिजिटल शासन है, ये डिजिटल शासन की जो नौकरशाही है, ये लाल फीताशाही को नियंत्रित करने के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी, तो उसमें आपने एक कहानी पढ़ी होगी, उस शंकर शेष की शायद कुछ कहानी है, वो जामुन का पेड़ वगैरह के बारे में है ना। उसमें क्या होता है कि वो पेड़ है, पेड़ के नीचे एक आदमी दब जाता है और लाल फीताशाही के चक्कर में वो चक्कर काटते रहते हैं और वो आदमी बेचारा उसी में दब के मर जाता है, लेकिन कोई पेड़ को हटाता नहीं है ना। तो ये लाल फीताशाही जो होती है, इसमें बस ऐसा ही होता है, जमीन इधर से उधर, लोग बाग इसके पीछे भागे घूमते रहते हैं, जो कि अब डिजिटल शासन नौकरशाही से क्या हो गई है, कंट्रोल में आ गई है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, एक बार और पढ़ लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विचार है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, समर्थन और विश्वसनीय परामर्श दिया जाएगा और वह सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे और निम्नलिखित वर्ष तक एक सशक्त शशि बोर्ड का गठन करेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है ना, एक कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। तो इसने क्या कहा है कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, समर्थन भी दिया जाएगा और विश्वसनीय परामर्श भी दिया जाएगा सभी, और वे सभी स्वायत्त बनने का लक्ष्य रखेंगे। और निम्नलिखित किस वर्ष तक, तो ये 2035 की बात इसमें की गई है, 2035 तक एक सशक्त शशि बोर्ड का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं। तो UGC के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित हैं? विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग, संबद्ध महाविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, नर्सिंग संस्थान। तो ये कौन से हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसमें विश्वविद्यालय भी है, विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग भी हैं, संबद्ध महाविद्यालय भी हैं, जबकि इसमें अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और नर्सिंग संस्थान इसके अंतर्गत नहीं आते। तो A, B और C इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं? तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आपने नाम पढ़ा होगा, है ना। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, ये मेडिकल से संबंधित हैं कहीं ना कहीं, ये समझ लीजिए, मेडिकल यानी कि आयुर्विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये उस टाइम के क्या थे, एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब सर्जन टाइप में ना, जैसे आजकल के बहुत बड़े ये विद्वान थे, डॉक्टर थे बहुत बड़े। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आता है? दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उन पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो ये आती है मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, 5 प्रकार के उसको ये अधिकार मिले होते हैं उच्चतम न्यायालय को, तो ये मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। NAAC किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई थी? ICSSR, CSIR, AICTE, UGC। तो NAAC, इनके बारे में देखो, अगर आपको थ्योरी पढ़नी है
तो वो मैं थ्योरी क्लासेस पढ़ा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं बार-बार जो डेली पोस्ट डालती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें भी कहीं न कहीं हर हर दिन हर किसी एक ना एक चीज़ का प्लेलिस्ट का मैं उसमें लिंक डालती रहती हूँ। ठीक है? तो वहाँ से आप जा कर के सीधा अपने उस पर चेक कर सकते हो और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना पेपर फर्स्ट को, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि जितनी मैंने अब तक क्लासेस डाली हैं, आप बस उनको पढ़ लीजिए। मतलब पढ़ क्या लीजिए, देखो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, खाली पढ़ने से तो काम नहीं चलता। लेकिन उनको याद कर लीजिए, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप जो प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ उनको कर लीजिए। मैंने यूनिट वाइज भी करवाए हैं और मैंने ओवरऑल जो सब सिलेबस है उसके भी करवाए हैं, थ्योरी भी करवाई है, कंप्लीट करवाई है तैयारी। बस मैं ये 10 दिन 30 दिसंबर तक कोशिश करूँगी। खैर उसके बाद तो आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो चैनल है उस पर मैं फिर हिंदी की ही क्लास ज़्यादा डालूँगी, ठीक है? तो एनएएसी किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत, ये यूजीसी के अंतर्गत स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको मैंने कल डाला था लेकिन इसमें मुझे पता था लेकिन कंफर्म नहीं था, मुझे लगा था शायद अब चेंज नहीं होगा और गलत मैं आपको बता नहीं सकती थी। तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में अभी भी कौन है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। ठीक है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, अभी भी ये फरवरी 2022 से लेकर के अब तक हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर हमारे 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मुझे पक्का पता है इस बात का, इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। मुझे तो अभी कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, बस आपको फ़ायदा हो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें।